यहाँ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था। ओके, यूनिट 2 कंप्लीट हो गया था। यूनिट 3 कंप्लीट हो गया था। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था। ठीक है, तो जो न्यू है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डले हुए हैं लास्ट के। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप उसको जाके देखिए। जो भी न्यू है उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट 4 पे थे। मेन हमारा जो स्टार्ट होता है यूनिट 4 से, हमने डेटा टाइप देखा था। डेटा टाइप हमारे लिटरल्स ऑफ वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स जो प्रिमिटिव टाइप के डेटा हैं। लिटरल्स देखे थे, स्ट्रिंग आता था, वेरिएबल्स देखे थे हमने। ठीक है, कि वेरिएबल्स कैसे असाइन करते हैं, इंट, फ्लोट, बुलियन, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये हमने डेटा टाइप्स देखा था। ठीक है, डेटा टाइप्स में टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन क्या होता है ये देखा था। ये सब आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, नहीं तो है ना सब क्लियर हो जाएगा एकदम। तो इसको रिवाइज करना है अपन को। ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखा था, ऑटोमेटिक ऑपरेटर देखे थे, यूनरी ऑपरेटर देखे थे, रिलेशनल ऑपरेटर। हमने सारे ऑपरेटर कवर कर लिए थे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, इनपुट भी ले लिया था हमने। इनपुट लेना भी सीख लिया था स्कैनर क्लास के थ्रू हम। और जो भी हम डे टू डे प्रोग्रामिंग करेंगे, हम इनपुट लेके, डायनेमिक इनपुट लेके हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, जिससे और ये क्लियर होता जाएगा। यहाँ पे हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मेथड्स, हमने मेथड्स देखा था। तो ये मेथड्स मेन है भाई। ठीक है, मेथड्स से सीख लिया था सब लोगों ने। मेथड्स में किसी को डाउट है? स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, रिटर्न टाइप, है ना, ये इनमें कोई प्रॉब्लम? या एक बार मेथड में रिवाइज करा दूं, या कंट्रोल स्टेटमेंट्स की ओर बढ़े हम आगे? हाँ सर, एक बार रिवाइज करा दीजिए। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या मुझे इसका आंसर बताना आप लोग। क्या किसी प्रोग्राम में दो मेन मेथड हो सकते हैं? यस सर। सर हो सकते हैं। रीजन? सर उसका कहते हैं एक स्टैटिक मान लीजिए मेन मेथड जो है उसके नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। ओके, मतलब हम लोग कितने भी मेन मेथड रख सकते हैं, पर एक को पब्लिक रखना पड़ता है। ओके, ठीक है, आंसर ठीक है सब लोगों का। हम अपने प्रोग्राम में कितने भी मेन मेथड रख सकते हैं, लेकिन जो जो हमारा प्रोग्राम की स्टार्टिंग है ना, जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, वो हमारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से होगा। ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा लोड हो रहा है, देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग है ना, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही होगा। ठीक है, बाकी हम प्रोग्राम में कितने भी मेन मेथड लिख सकते हैं, वहां से प्रोग्राम की स्टार्टिंग नहीं होगी। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? इस मेन मेथड से। इस मेन मेथड का सिंटैक्स हमारा पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, और यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वॉइड होना चाहिए। ठीक है, वॉइड का क्या मतलब हुआ? वॉइड रिटर्न टाइप का क्या मतलब हुआ? वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन रिटर्न में हमको कुछ नहीं देगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा ये क्या अगर वॉइड का मतलब क्या हुआ? ओके, वॉइड का मतलब क्या हुआ? वॉइड का मतलब ये हुआ कि कुछ भी रिटर्न हमको नहीं देगा। ओके, तो कुछ भी रिटर्न नहीं देगा, इसका मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, इसको हम कुछ भी रिटर्न हमको क्यों नहीं देगा? ये रीजन क्या है इसका रिटर्न ना देने का? जो मेन मेथड हमारा, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है मेन मेथड से, इसका रीजन ये क्यों है, इसको वॉइड क्यों रखा गया है? इसका आंसर कोई देगा?
वॉइड मतलब रिटर्न टाइप हमको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब रिटर्न में हमको सर कुछ क्यों? नहीं मिलेगा। ओके। हाँ। सर क्योंकि हम अपने मेन मेथड में सर किसी को भी कॉल करते हैं ना सर, वो कोई भी मेथड कॉल कर रहे हैं, अगर वो रिटर्न टाइप भी हुआ, नॉन रिटर्न टाइप भी हुआ, हम किसी भी मेथड में किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें हमारा क्या सर, हम इसमें ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसका मेन जो आंसर है कि हमारा जो मेन मेथड वॉइड यानी रिटर्न टाइप नल क्यों है, मतलब रिटर्न क्यों नहीं देता कुछ, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम किसका है, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो वॉइड जो मेथड है ना, ये जो मेन मेथड है, इसको कौन कॉल करता है, इसको जेवीएम कॉल करता है। तो जेवीएम कॉल करता है तो इस मेन मेथड का ऑब्जेक्ट तो जेवीएम बनाएगा नहीं भाई, ऑब्जेक्ट तो हमको बनाना पड़ेगा ना। तो जब मेन मेथड का ऑब्जेक्ट जेवीएम नहीं बनाएगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं स्टैटिक का मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्टैटिक का मतलब बता रहा हूँ, वॉइड वॉइड इसलिए है, वॉइड का मैं बता देता हूँ, स्टैटिक बाद में बताऊंगा। वॉइड इसलिए है क्योंकि अगर जेवीएम कॉल करता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया मैं, जो वॉइड जो है जेवीएम जब कॉल करता है इसको मेन मेथड को, क्लियर है, जब जेवीएम मेन मेथड को कॉल करता है तो क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम का फ्लो जो है इस मेन मेथड से चलता है। यानी मेन मेथड में हम लोग घुसे, इसमें क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद M7 मेथड को कॉल किया। तो M7 मेथड क्या है भाई, इसमें M7 मेथड ये रहा, तो ये हमारा M7 मेथड प्रिंट हो गया, क्लियर है। उसके बाद M7 मेथड प्रिंट होने के बाद क्या उसने कॉल किया, M4 मेथड कॉल किया। M4 मेथड कॉल कहाँ पे है, M4 मेथड ये रहा हमारे पास M4 मेथड। तो M4 मेथड के अंदर जितने भी फंक्शंस है वो सब कॉल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ है, कुछ नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लियर है, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो रिटर्न की कोई जरूरत है क्या, रिटर्न की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अगर रिटर्न चाहिए हमको तो उस रिटर्न का यूज भी तो होना चाहिए। जैसे इस स्टैटिक मेथड में मान लीजिए ये M5 मेथड है, इस M5 मेथड में हमने रिटर्न टाइप क्या दिया है, इसमें रिटर्न हमने किया बुलियन। यानी हमको इधर इस मेथड से या तो हमको ट्रू मिलेगा या तो हमको इस मेथड से फॉल्स मिलेगा। बुलियन मतलब क्या हुआ, बुलियन मतलब दो ही वैल्यू है, या तो ट्रू या फॉल्स। यानी इस मेथड से या तो हमको ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। यानी इस मेथड को हम फर्दर यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम जितनी बार चाहे उतनी बार यूज कर सकते हैं। लेकिन इस मेन मेथड को हम यूज नहीं कर सकते, एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया जेवीएम के द्वारा, क्लियर है। इसीलिए इसको वॉइड रखा जाता है, क्योंकि इसके रिटर्न की हमको कोई, इसके रिटर्न को हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, मेन बात तो ये है, ठीक है। इसके रिटर्न जो भी वैल्यू ये रिटर्न देगा इसको हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको वॉइड रखा गया है। कि भाई इसको ये बोला गया है कि तुम कुछ रिटर्न मत करो, यानी इस मेथड से ये बोला गया है कि भाई तुम कुछ रिटर्न मत करो, तुम तो एग्जीक्यूट करो जो जो बोला गया है वो करो, ठीक है, इसीलिए इसको वॉइड रखा गया है, ठीक है। जो मैं बता रहा था स्टैटिक का मतलब बता रहा था, स्टैटिक मतलब क्या होता है, कि स्टैटिक मतलब क्या होता है बताइए। अगर कोई चीज मैं स्टैटिक बोल रहा हूँ तो स्टैटिक मतलब क्या हुआ, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी, किसी को याद है कुछ स्टैटिक सर मतलब। सर स्टैटिक मेथड को सर कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसे जेवीएम खुद कॉल करता है। उसको जेवीएम खुद कर, हाँ, ओके, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। इस स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक मेथड का जो मैंने एक बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था याद रखने के लिए, स्टैटिक मेथड इज कॉमन फॉर ऑल, बताया था ये मैंने। यानी ये जो मेथड है ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, चाहे वो नॉन स्टैटिक मेथड हो चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, ये सबके लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल राइट आंसर दिया, कि इसको कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जितना हम लोग कम यूज करें स्टैटिक का उतना अच्छा है, क्योंकि हमारा जो मेन जो ये प्रोग्रामिंग पूरा लैंग्वेज है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितना अच्छा होगा कि हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करें, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम में, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं है, करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम लोग जितना कम यूज करें उतना अच्छा है, ठीक है।
तो जितना हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल ये सब चीजों में बताऊंगा क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग काम करेंगे उतना हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक मतलब ये होता है इसका ऑब्जेक्ट, जैसे हमने ये M7 मेथड को कॉल करना था, ठीक है, M7 मेथड को कॉल करना था, तो यहाँ पे देखिए M7 मेथड कहाँ है, यहाँ पे ये रहा M7 मेथड। तो इस M7 मेथड, क्या ये स्टैटिक मेथड है? ये स्टैटिक मेथड नहीं है। तो अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो भाई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, क्लास, जो भी हमारा क्लास है, क्या है क्लास? क्लास है हमारा मेथड डेमो, ठीक है, क्लास नेम है हमारा। तो क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट से हम उस मेथड को, जो स्टैटिक नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हमको M4 कॉल करना है, ठीक है, M4 कॉल करना है। तो भाई M4 कहाँ है? M4 यहाँ है। तो ये M4 मेथड हम देखेंगे स्टैटिक है। तो स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड इज कॉमन फॉर ऑल। तो भाई स्टैटिक मेथड को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हम कॉल कर सकते हैं। तो M4 मेथड को यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं, यानी हमारा जो क्लास का नाम है ना, मेथड, जैसे इसको यहीं रहने देते हैं, हमारे पास ये M5 भी स्टैटिक मेथड है। तो एक तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, एक हम कॉल कर सकते हैं विद द नेम ऑफ द क्लास, मेथड डेमो डॉट M5। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्लास के नेम से हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक मेथड को बोला जाता है क्लास का मेथड, मेथड ऑफ अ क्लास। स्टैटिक मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ अ क्लास, इसलिए बोला जाता है, इसीलिए इसको क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों तरीके से, अब ये क्लास के थ्रू कॉल करने का ये एक रीजन है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास है, लेकिन अगर एक और क्लास होता हमारे पास तो यहाँ पे हमको क्लास से कॉल करते, मान के चलिए एक ही क्लास है, फिर यहाँ पे एक और क्लास होता, जो भी उसके अंदर मेथड होता, तो हम क्लास के उसके अंदर सेम मेथड होता। M5 मेथड इसमें भी है, M5 मेथड उसमें भी होगा। ठीक है, तो हम अगर कॉल करेंगे तो भाई ये भी हम कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इस क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं कि मेथड डेमो 1 के क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्लास के नेम के साथ हम मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास एक ही मेथड है तो हम डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक M5 को हम कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, रन करने पे भी हमारा वर्क करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेथड मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि अगर रिटर्न टाइप भी मैंने बता दिया आपको, रिटर्न टाइप वॉइड होता है। अगर हमको कोई रिटर्न में वैल्यू चाहिए, जैसे हमको बुलियन टाइप वैल्यू चाहिए तो हम वॉइड की जगह बुलियन रखेंगे। अगर हमको इंट टाइप, इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए तो हम इंटीजर रिटर्न टाइप रखेंगे कि हमको रिटर्न करके इंटीजर दे दे, यानी ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा मेथड है, मेथड के नेम के आगे जो भी रिटर्न टाइप हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिटर्न टाइप जो है, जो भी हमारा वॉइड लिखेंगे तो कोई भी रिटर्न नहीं देगा, अगर हम इंटीजर इंट लिखेंगे तो इंटीजर देगा, फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट देगा, लाइक बुलियन लिखेंगे तो हम बुलियन देगा, हमको ट्रू या फॉल्स देगा। तो ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, आगे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती है। तो यहाँ पे मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अपना, अब जो मेन हमारा है यूनिट 4 का, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे, जो मेन जो हमारा यही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो कंट्रोल स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है? जैसे कि नाम से ही हमको पता है कि हम, हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है पूरे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, अभी जैसे ये प्रोग्राम है, मान के चलिए ये प्रोग्राम है। ठीक है, अभी मेन मेथड से क्या हुआ? मेन मेथड से मैंने M7 को कॉल कर दिया, M4 को कॉल कर दिया, M5 को कॉल कर दिया। ठीक है, अभी मेन मेथड से M7 कॉल होगा, फिर M4 कॉल होगा, फिर M5 कॉल होगा। तो यहाँ पे फ्लो क्या है? फ्लो इज लीनियर, यानी यहाँ पे इसके इस लाइन के बाद इस लाइन, ये लाइन फ्लो होगा, इस लाइन के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? तो हमको क्या करना है? हमको इसको कंट्रोल करना है। भाई हमने बोला M4 को कॉल करो, लेकिन M4 में हमको अगर डेटा नहीं मिला तो वापस से M7 में चले जाओ। ठीक है, जैसे हमने बोला कि M4 में हमको एक इवन नंबर है 2, वो चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि M4 में इवन नंबर 2 हमको नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे? अगर M4 में इवन नंबर नहीं मिला तो भाई M7 में चले जाओ। ठीक है, M7 में सर्च करो,
M5 में तभी जाना है कि M5 में हमारे पास उस इवन नंबर को यूज करना है, ठीक है। लेकिन जब इवन नंबर हमको मिलेगा ही नहीं तो M5 में यूज कैसे करेंगे, क्लियर है। तो ये क्या है, ये कंट्रोल, यही कंट्रोल स्टेटमेंट्स का काम है। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। भाई ये तो लाइन बाय लाइन इसने फ्लो कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, हमने M4 पे रोका। हमने M4 को बोला कि भाई चेक करो कि तुम्हारे पास इवन नंबर है, तो M4 बोला कि है। अगर M4 है तो M5 में चला जाएगा और उस इवन नंबर को यूज कर लेगा। लेकिन M4 बोल रहा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, फिर भाई M7 के पास जाओ, M7 के पास जाओ और M7 से बोलो कि हमें कोई इवन नंबर दे, ठीक है। फिर वो इवन नंबर देगा M4 को, फिर हम M4 से पूछेंगे कि भाई M4 अब इवन नंबर आ गया तुम्हारे पास, तो M4 बोलेगा कि हाँ अब हमारे पास इवन नंबर आ गया, तो फिर वो M5 के पास जाएगा। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा कंट्रोलिंग, पूरा सिस्टम जो है यही कंट्रोल है। पूरे फ्लो को, हमारा एग्जीक्यूशन जो प्रोग्राम का फ्लो है, एग्जीक्यूशन फ्लो है, उसको कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमको ये कंट्रोल स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्स हमारे सारे हमारे प्रोग्रामिंग जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे सब में मैक्स टू मैक्स 80-90% सब में यूज होगा ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये तो सीखना ही सीखना है, चाहे कैसे भी सीखना, ठीक है। तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे भी करके हमको सीखना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो यहीं पे देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं। इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट सबने सुना ही होगा, कॉमन है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट, डू वाइल, सब हम लोग इसको कवर करेंगे। वाइल लूप, देन फॉर लूप, देन ये तो बेसिक फॉर लूप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फॉर लूप मेन है। इसके बाद फॉर ईच लूप है एक, फॉर ईच लूप भी कवर करेंगे हम। ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट है और रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। रिटर्न तो हमने देख ही लिया मेरे ख्याल से, रिटर्न यहाँ पे हमने देखा। यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है बी, यानी बुलियन रिटर्न कर लिया। यहाँ पे हमने रिटर्न दे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे रिटर्न क्या है। जिसको समझ में नहीं आया कि रिटर्न क्या है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट अपना। मैं एडवांस नहीं कराऊंगा सक्षम, सिर्फ कोर कराऊंगा। एडवांस के लिए मैं आप लोगों को सबको बता दूंगा कि क्या करना है। कोर कंप्लीट होने के बाद मैं बता दूंगा कि एडवांस के लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं सब लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मैं एडवांस नहीं कराऊंगा, सिर्फ कोर कराऊंगा। लेकिन एडवांस पे जाने से पहले कोर तो सीखना पड़ेगा, तो पहले कोर सीख लीजिए आप सभी लोग। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा क्या है, द स्टेटमेंट those who control the order of the execution of the program, ठीक है। control the order of the execution of the program are known as control statements, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है कि एक तो है क्या, सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखते हैं, ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इसको थ्री टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है, और जंप स्टेटमेंट्स। अब क्या है कि इसको समझ लेते हैं। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इवन नंबर और ऑड नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि हमको इवन नंबर प्रिंट कराना है। तो इवन नंबर प्रिंट कराने का मतलब ये है कि हमारे पास पूरा 1 to 100 है। 1 to 100 से हमने कोई लॉजिक लगाया, लॉजिक लगा के हमने क्या किया, इवन नंबर्स सारे प्रिंट करा लिए। तो वहां पे क्या हुआ, सिलेक्शन स्टेटमेंट, हमने पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, हमने पार्टिकुलर चीज को सेलेक्ट किया और हमने लॉजिक लगाया अपना। जैसे इसका देख लेते हैं कि यूजिंग दिस स्टेटमेंट अ पीस ऑफ कोड वुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि हमने जो 1 to 100 नंबर्स है उसमें से हमने सेलेक्टेड नंबर्स प्रिंट कराया ना। सेलेक्टेड नंबर्स मतलब इवन नंबर्स जो भी है 2, 4, 8, 6, 8, ये सेलेक्टेड नंबर्स प्रिंट कराया है कंडीशंस लगा के। तो वो क्या हुआ, वो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट या डिसीजन स्टेटमेंट हो, ठीक है। इटरेशन स्टेटमेंट क्या हुआ, इटरेशन स्टेटमेंट ये होगा कि यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स टू इटरेट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली
until the condition is false। क्या होगा कि एक कंडीशन रखेंगे हम लोग, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए तब तक वो जो कोड है वो रिपीट होता चला जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं फॉर लूप, ठीक है, जिसने फॉर लूप किया है, जिसने नहीं किया टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिसने फॉर लूप किया है, फॉर लूप में क्या होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। फॉर लूप में क्या होता है कि हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमको ये वैल्यू चेक करना है क्या लेस देन 0 है, तो ये 0 है यानी ट्रू है। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा प्रोग्राम जो है, पूरा फंक्शन फॉर लूप जो है एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। आई की वैल्यू इंक्रीज का मतलब आई है, तो आई क्या हो जाएगा 1। देन 1 चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10, यस 1 इज लेस देन 10। तो ये जब तक चेक करेगा तब तक हमारा स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाए, ठीक है। तो यही हमारा बोल रहा है कि these statements to iterate a block of code repeatedly, जब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। क्लियर है। इसमें आता है हमारा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। जंप स्टेटमेंट की बात करें तो हमारे पास दो जंप स्टेटमेंट है, एक ब्रेक है, एक कंटिन्यू है। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक पूरे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, पूरे लूप को ब्रेक कर देगा। जैसे हमारे पास ये है, हमने ये फॉर लूप लगाया, फॉर लूप लगा के हम देखेंगे इफ आई इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 5, हमने चेक किया कि आई जो है वो 5 हो जाए। जब हमारे आई जो है जब 5 हो जाएगा तब इस लूप को ब्रेक कर दो, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रेक, ठीक है। इस एरर पे मत जाओ, मैंने ये जो है डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसको मेथड के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक नया मेथड बना लेते हैं, void m8। अब क्या हुआ कि ये फॉर लूप जो है, हमने क्या बोला कि इफ ये सब मैं बताऊंगा, इफ एल्स ये अभी सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं समझने के लिए कि ब्रेक का क्या काम है, कंटिन्यू का क्या काम है। तो ये क्या हुआ कि इसने जो है इफ बोला इसने कि i5 जो है, जब भी i5 हो जाए तो ये ब्रेक हो जाए लूप। लेकिन हमारा क्या जाना चाहिए था, i10 तक जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दिया कि 5 पे ब्रेक कर दो भाई, इतना आगे तक नहीं जाना है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, हम इसको आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हम कॉल करते हैं, इसको स्टैटिक बना लेते हैं, हम m8 को कॉल करते हैं, बाकी सारी चीजें हम कमेंट कर देते हैं, सिर्फ m8 को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। रन करते हैं। रन करने पे क्या हुआ भाई, आई 0 प्रिंट हुआ, आई फिर 1 हो गया, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। फिर क्या बोला कि आई जैसे ही 5 हो तो क्या हो जाए, कंडीशन ब्रेक हो जाए, यानी 5 होने पे ही ब्रेक हो जाए। हमको 5 नहीं चाहिए, जैसे ही आई 5 हो जाए वो ब्रेक हो जाए, इसलिए 5 प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर है। अब 0 से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने आई की वैल्यू देखो क्या दिया है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, आई की स्टार्टिंग वैल्यू है 0, इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ। अगर हम आई की स्टार्टिंग वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है, तो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर है। ओके। तो जैसे हम अपने लूप को, ये मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 से क्यों हुआ, 1 से, सारी चीजें बताऊंगा, सिर्फ मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, दूसरा ब्रेक का मतलब समझ में आ गया सबको। सेकंड जो है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या वर्क है, यहाँ पे हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। किसी को पता है कंटिन्यू क्या क्या करेगा, क्या किसी को पता है कंटिन्यू क्या कर सकता है। सर जी ये सर, जिस पोजीशन पे उसके कंटिन्यू होता है 5 को उसको स्किप स्किप कर करके देता है, आगे बढ़ जाता है। ओके, वेरी गुड। कंटिन्यू क्या करेगा कि इस यहाँ पे कंडीशन जो लगाया हमने 5, 5 इज डबल इक्वल्स टू 5, आई इज डबल इक्वल्स टू 5, जब आई 5 हो तो वो कंटिन्यू कर दे, कंटिन्यू मतलब इसको स्किप कर दे, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 ऊपर चला गया, 1 2 3 4 एंड 6 7 8 9, ठीक है। 6 7 8 9, 5 नहीं आया यानी 5 को हमने स्किप करा दिया,
ठीक है, तो कंटिन्यू का क्या वर्क है, कंटिन्यू का यही वर्क है कि कंटिन्यू स्किप कर देता है, कंटिन्यू रखता है उसको, ब्रेक नहीं करता। ब्रेक का वर्क काम क्या है, ब्रेक पूरे लूप को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जो भी हमारा लूप है एंड तक नहीं जाएगा, वहीं पे ब्रेक कर देगा जो कंडीशन हम उसको देंगे। क्लियर है? ओके, तो हम हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ एल्स स्विच केस है, इटरेशन स्टेटमेंट से व्हाइल डू व्हाइल एंड फॉर लूप है, और जंप स्टेटमेंट में हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे हम अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक पैकेज बना लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने पैकेज बना लिया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पैकेज इनफो डॉट जावा। ये एक मिनट, ये हमको नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे हम एक क्लास, हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं इवन एंड ऑड का। ठीक है, एक जो इफ और एल्स वाला जो पार्ट है उसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स मेन मेथड रखेंगे हम इसमें। ठीक, अब क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void एंड इज इवन। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं क्या इवन है कि नहीं, इज इवन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं इंटीजर x इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लोग देते हैं 26। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि क्या ये इंटीजर 26 क्या ये इवन है। ठीक है, हमको ये चेक करना है, तो क्या करेंगे। सर x मॉडलो 2 डिवाइड बाय इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी नंबर इवन या ऑड पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले तो ये बताइए कोई। सर रिमाइंडर चेक करना पड़ता है कि 0 है कि नहीं। रिमाइंडर चेक नहीं करना सर, पड़ता वो डिवाइड बाय 2 होता है इवन नंबर। है, डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, दोनों चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन है। किसी भी नंबर को चेक करने के लिए क्या वो इवन है कि नहीं है, उसको किससे, 2 से। 2 से सर, 2 से। 2 से। इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई 2 से डिवाइड करने पर ही पता चलता है इवन है कि ऑड है। ठीक है, अब मान के चलो कि मैं एक नंबर लेता हूं, एक मिनट, एक मिनट वेट करिए आप लोग थोड़ा। मेरा टच पैड का पेन नहीं मिल रहा है, तो मैं थोड़ा माउस से यूज कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ पे अब अपने पास टाइम भी थोड़ा कम बचा है, तो आगे कंटिन्यू करना है इसको, सिर्फ 2 मिनट बचा है, तो मैं नेक्स्ट लिंक दे दूंगा ग्रुप में। यस सर। ओके, देन कंटिन्यू रखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 26 है, हमने जो नंबर देखा हमारे पास 26 है। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ओके, 26 है। ठीक है, इस 26 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 13 टाइम्स 26 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आया, 0। 0। ओके,
तो अब मेरे को ये बताइए कि क्या क्वोशंट से पता चलेगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड है? रिमाइंडर से क्वोशंट से हमको पता नहीं चलेगा भाई। क्वोशंट तो 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, लाइक मान लो कि हमारे पास 15 है, ठीक है, नंबर विच इज 15 when divided by 2, तो रिमाइंडर क्वोशंट विल बी 7. 7 times 14 is 7 times 2 is 14 and remainder is 1. तो क्या क्वोशंट से हमको पता चला कि नंबर ऑड है कि इवन है? नहीं पता चला ना। अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि भाई क्वोशंट हमारे पास 28 है, 28 इज अ क्वोशंट, ठीक है, इफ 28 इज अ क्वोशंट देन अब मुझे बताइए आप कि वो नंबर ऑड है कि इवन है? कोई नंबर, मैं सेकंड लिंक देता हूं आप लोगों को, ओके, इसको एंड करते हैं।